हेलो फ्रेंड्स, मैं तौसीफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देश टाइम। आज मेरे साथ अरबाज़ भाई हैं और ये हमारा सेकंड कंटेंट है, सेकंड पार्ट चल रहा है। आज के इस बात पे और इस मेरा जो मिलने का मकसद है वो सिर्फ़ एक ही है दोस्तों। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के चीफ़ हैं, सदर आला हैं और हैदराबाद के रहने वाले हैं और हैदराबाद के एक ही इलाके से वो MP भी हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर हर बार हर जगह जहाँ जहाँ वो जाते हैं, बिहार की राजनीति में भी उन्होंने अपना कदम जमाया और वहाँ के किंग मेकर भी बने, उनको किंग मेकर का खिताब भी मिल गया। उसके बाद अब बंगाल की राजनीति में वो पहुँचे हैं, फिर आसाम पहुँचे हैं, फिर तमिलनाडु पहुँच रहे हैं। उन सभी जगहों पे और वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं और वहाँ पे जो सत्ता पे फ़राइज़ लोग थे, वो सारे लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी के लिए वर्क करने वाले लोगों में से बताते हैं, बीजेपी की बी टीम बताते हैं। इसी के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने चर्चा किया था और उनके साथ उनको डिफेंड करने वाले मोहम्मद नफ़ीस भाई थे। और आज जो है मैं और इस पे पुख्ता बातों को करने के लिए अरबाज़ भाई के साथ मैं बात कर रहा हूँ। और अरबाज़ भाई का चैनल है, अरबाज़ भाई जो है अच्छे खासे यूट्यूबर हैं और अच्छे से डिफेंड भी करते हैं। अरबाज़ भाई, सबसे पहले मैं अपने चैनल के अंदर आपका वेलकम करता हूँ। स्वागत है आपका, जो आपने मुझे मौका दिया। देखिए, आपके चैनल पे मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका। शुक्रिया शुक्रिया। अरबाज़ भाई, सबसे पहला मेरा यही सवाल है, आपने सुना भी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हर बार उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगता है, बाकी और क्यों नहीं आ रहे हैं? यार और देखो, इस सवाल में तो आपको खुद ही जवाब मिल गया। राजस्थान में जो सरकार बनी थी, वहाँ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं थे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार जाते जाते बची। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। उन्हीं के विधायक बिके, वो सरकार बीजेपी में तब्दील हो गई। वहाँ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं थे। कर्नाटक में सरकार किसकी थी? लोकल पार्टी की थी। वहाँ की सरकार, जो विधायक बिके वो बीजेपी में पहुँचे, सरकार उनकी हो गई। मुंबई में ड्रामा चल रहा है, सरकार कभी भी चेंज हो सकती है। वहाँ तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। कपिल मिश्रा, ये तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से नहीं थे। सिंधिया साहब, ये तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नहीं थे। और आपको ऐसे 10 से लेकर 20 नेता मिल जाएंगे जिन पर क्राइम हैं और वो जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या बीजेपी वाले कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बताइए, एक्चुअल में बीजेपी की बी पार्टी है कौन? या एक चीज़ बताऊँ आपको कि आपने जो वोट दिया था बिहार में, वो नीतीश कुमार को दिया था। नीतीश कुमार कौन सी पार्टी से थे? उसके बाद उन्होंने कौन सी पार्टी के साथ अलायंस किया? आपने नीतीश कुमार को वोट इसलिए थोड़ी नहीं दिया था कि नीतीश कुमार बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे। समझ रहे नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से उन्हें जेलसी होती है कि यार एक असदुद्दीन ओवैसी आ रहा है और वो ज़मीन स्तर पर काम कर रहा है। मगर कहीं न कहीं उनका नारा ये भी होता है, जहाँ आप देखेंगे वो अक़लियती समाज के लिए और मुसलमानों को कहते हैं कि उठो और लड़ो और आगे बढ़ो। तो आपको किस एंगल से लगता है कि मुसलमान जो है कमज़ोर है और जो है पॉलिटिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं? यार, ये तो प्रैक्टिकली है ना। आप जैसा अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमान उठो जागो, तो इसमें बुरा क्या है? कोई भी इंसान हो, सपोज करो आप हो, तो आपकी प्रायोरिटी पहले क्या होती है? आपके अपने लोगों को उठाना होता है। अपने लोगों का मतलब है, पहले आप फैमिली में उठाओगे, फिर समाज में उठाओगे, फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर वो ये कहते हैं हिंदू उठो, तो लोग दूसरी पार्टी वाले ये नहीं कहेंगे पहले तो अपने लोगों को तो जगा लो। तो जो लोग बुराई करने वाले वो बुराई करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं इसी पर आता हूँ कि आपने कहा कि असद सब ये बोलते हैं। आप जितनी मॉब लिंचिंग हो रही हैं, अखलाक की हुई, पहलू खान की हुई और बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई, आसिफ की हुई। ठीक है, आसिफ की, इनके लिए किस पार्टी ने सदन में जाकर आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद इनका रिजल्ट क्या निकल कर आया? दूसरी चीज़ आपने कहा जॉब्स की बात ले लीजिए, जॉब्स के फील्ड में ले लीजिए कि एक यूपी में पुलिस वाले को दाढ़ी वाला मामला आपको पता ही था, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। कानून की प्रक्रिया क्या है? यहाँ कानून पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर एक बंदा अगर अपने समाज को उठा रहा है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप दूसरे समाज को दबाओ, बट वो इतना कह रहा है कि भाई मेरा समाज कमज़ोर है, मैं इसको उठाना चाहता हूँ। तो इसमें कुछ बुराई है ही नहीं। जिस तरह बीजेपी भी तो राम मंदिर या इसके लिए उठाती है ना लोगों को, अपने लोगों को जगा रही है ना, और उसको डिफाइन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इसी तरह असद भाई काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ दोनों को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी ठीक है या ये भी ठीक है। सवाल ये है कि अभी जब चुनाव हुआ था 2019 में, जब PM मोदी बने थे, चुनाव आयोग ने एक भी लेटर या एक भी नोटिस जो है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, उनके बारे में रिलीज़ नहीं किया। बाकी सारे नेताओं को मिले, मोदी साहब को मिला, अमित शाह साहब को मिला, राहुल गांधी को मिला, सबको मिला। अगर उनका जो स्पीच अगर भड़काऊ है, वो रिलीजियस की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग ने एक नोटिस भी उन्हें जारी क्यों नहीं किया? चलिए, ये तो बात रही कि चुनाव आयोग ने उनको नोटिस नहीं भेजा, मगर कहीं न कहीं वो सियासत की दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़
एक ही बात को बोलते हुए नज़र आते हैं कि मुसलमानों उठो उठो उठो। वो किस बेस क्या है बोलने का आखिरकार? बेस, हाँ, ये आपने पॉइंट कही। इसको देखो, अब एक एल्गोरिदम को समझने की कोशिश कीजिए। एल्गोरिदम ये कैसे काम करता है कि एक रूम में मान लीजिए 100 लोग हैं, वो न्यूट्रल हैं, बस रोजगार की बात करना चाहते हैं, जॉब्स की बात करना चाहते हैं, स्कूलिंग की बात करना चाहते हैं, खाने की बात करना चाहते हैं, सारे न्यूट्रल है। अचानक बीजेपी आती है और वो उन्हें ही दिखाती है कि देखो जाओ, राम मंदिर की बात होगी, सब कुछ बात होगी। तो अचानक एक बंदा उठा उसमें से और वो अपने लोगों को जगाने लगा। तो एल्गोरिदम क्या कहता है कि उसमें से कुछ बंदे ऐसे उठेंगे जो कहेंगे यार हमारा भी अपना नेता होना चाहिए। बिल्कुल। अभी सारे लोग न्यूट्रल थे, अचानक पार्टी आई और वो हिंदू मुस्लिम करने लगी। तो जो कुछ मुस्लिम हैं, 1% 2%, वो भी चाहेंगे कि हमारा एक नेता हो, और वो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को चुन लिया। मान लीजिए आज असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सेकुलर हो जाए, तो कोई और नेता आएगा जो उन्हें सहारा देगा। बट ये एल्गोरिदम है। अगर आप चाहते हो कि ये सहारा ख़त्म हो जाए, या ये बैंक ख़त्म हो जाए, या ये इस तरह की राजनीति ख़त्म हो जाए, इसके लिए आपको जो बड़ी पार्टी है पहले उसको रोकना होगा। यह बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की नहीं है। अगर वो मान लीजिए अगर वो सेकुलर भी हो जाए, कल से वो पार्टी छोड़ दें, सेकुलर ही है वैसे वो, सपोज़ करो आपके हिसाब से वो अपनी पार्टी का नाम MIM की जगह कुछ और रख दें, अपना नाम भी चेंज कर लें, तो कोई और बंदा आएगा, वो स्पेस लेगा। समझ रहे हो नहीं? वो स्पेस जगह तो भरेगा ना, क्योंकि भाई राजनीति जो हो रही है वो किस लेवल पर हो रही है उसको आपको समझना पड़ेगा। अच्छा अरबाज भाई, कहीं ना कहीं ये चीज़ डिपेंड आपको नहीं लगता है कि एवरी पार्टी जो है धर्म की राजनीति कर रही है? नहीं, बहुत सस्ता कंटेंट है ना, धर्म की राजनीति पे सस्ता कंटेंट है। और वही चीज़ आ गई कि आपको बड़े को रोकना पड़ेगा। अगर एक रूम के अंदर 100 लोग हैं और 100 में से 81 ऐसे लोग जो हैं दूसरे कास्ट हैं, यानी हिंदू बहन भाई हैं, और वहाँ आकर एक आदमी अगर राजनीति करता है, तो 17-18 जो लोग हैं उसमें से 5-6 लोग तो होंगे ना जो अपना एक नेता ढूंढेंगे। बिल्कुल। तो वो नेता क्यों ढूंढ पा रहे हैं? क्योंकि वो पहले सब कुछ नॉर्मल था, बट अचानक एक आदमी आता है और वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगता है, तो उन्हें लगता है यार हमारा भी तो एक नेता होना चाहिए। हम दोनों बैठे हुए हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, अचानक तुम किसी नेता को फेवर करने लगो या कोई नेता का करने लगे, तो मैं तो अपना ही सहारा ढूंढूंगा ना। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली ये होता है। और रही बात धर्म की, तो ये बहुत सस्ता कंटेंट है, यहाँ आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये घटिया राजनीति है, क्योंकि जब आप स्कूल की बात करते हो तो आपको स्कूल देना पड़ता है, जब आप रोज़गार की बात करते हो आपको रोज़गार देना पड़ता है, आपको पानी देना पड़ता है, बिजली का बिल, सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बट वहाँ आपके पैसे खर्च होते हैं। बट धर्म की राजनीति में आपको कुछ जान नहीं रहा है, ये तो सस्ता कंटेंट है। मसला सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ज़रूरी नहीं है कि धर्म की राजनीति ही की जाए। विकास की राजनीति कहाँ गई? नहीं, विकास की राजनीति पे वोट मिल नहीं रहे ना। आप देखिए कि बीजेपी ने क्या किया, कि उसने क्या क्या जब उनका मैनिफेस्टो था, क्या क्या था, 370 हटाएंगे, हटाया उन्होंने, राम मंदिर बनवाएंगे, ये था। तो जब लोगों ने उस प्रोस्पेक्टिव पर वोट दिया उन्हें, वो काम कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया धर्म के नाम पर, और वो ये उम्मीद करते हैं कि हमें रोज़गार मिल जाएगा, वो तो मुमकिन नहीं तो है। तो नहीं मिलेगा ना इसी तरीके से। और इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। आज की जो राजनीति है उससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 2 करोड़ रोज़गार को डिफाइन करते हैं, और जो मोदी के जो फॉलोअर वही कहते हैं कि 2 करोड़ रोज़गार की उन्होंने बात करी थी और दे तो दिया, कि एक बंदा पकौड़े बेच रहा है तो सर रोज़गार नहीं कहोगे? अगर इसे रोज़गार कहेंगे तो फिर तो इस देश में हर आदमी रोज़गार से लगा हुआ है ना, फिर आप 2 करोड़ लोगों को रोज़गार कौन सा वाला देंगे? ऐसा फिर एक आदमी जो मोची है वो भी रोज़गार कर रहा है, एक आदमी मान लिया कुछ भी कर रहा है, हर आदमी किसी न किसी काम से लगा हुआ है ना। अगर वो रोज़गार है फिर 2 करोड़ लोगों को रोज़गार फिर आपने मैनिफेस्टो में तैयार ही क्यों किया? क्योंकि कहीं न कहीं ऊपर वाले ने रिज़ल्ट की गारंटी ली, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। अगर BA MA में पढ़ने वाला बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा। और अगर उसे आप रोज़गार की श्रेणी में मानते हो, फिर तो आपको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है। सिर्फ इतनी सी होगी अरबाज भाई नॉर्मल तौर पे कि यहाँ अभी जो हाल ही में सियासत चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे चल रही है। युवा बेरोजगार घूमते रहें हैं, कुछ ना करें, सिर्फ ऐसे ही मंडराते रहें। भाई युवा एक्चुअली अपने मकसद से भटक चुका है। युवा को पता ही नहीं है कि एक्चुअली हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। युवा की जो ज़िम्मेदारी है वो एक्चुअली होती है सरकार को क्रिटिसाइज़ करना। वो विपक्ष है एक्चुअली में, जैसे मीडिया विपक्ष है। सरकार का जो विपक्ष होता है वो मीडिया होता है। अब मान लीजिए हमने सरकार बनाई है, तो हम तो मोदी से सवाल करने नहीं जाएंगे, तो हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है वो मीडिया है। बस मीडिया खुद कह रही है कि विपक्ष कहाँ, विपक्ष कहाँ, विपक्ष है। मतलब जो खुद विपक्ष है वो खुद ही ये कह रहा है कि विपक्ष कहाँ, विपक्ष कहाँ, विपक्ष है। तुमने खुद की तो हत्या कर ली आपने। इसी तरीके से जो यूथ है, सरकार को क्रिटिसाइज़ करना ही आपकी जिम्मेदारी होती है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सरकार को डिफाइन करते हैं कि अच्छा काम कर रही है। वो आपका काम नहीं है,
वो सरकार का ही काम है। सरकार का जो एक डिपार्टमेंट है जिसे बोलते हैं PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वो अपनी नीतियों की तारीफ करेगा, बट एज अ नागरिक आप जो है सरकार की बुराई करोगे। ये आपकी जिम्मेदारी, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो क्रिटिसाइज तो उसके ऊपर होता है ना कि जो सत्ता में बैठा हो, मगर आज के टाइम की जो गोदी मीडिया वो तो ऐसा कर नहीं रही है। मैंने बताया ना कि एक्चुअली दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ मीडिया, उन्हें परिभाषा ही नहीं पता मीडिया की क्या है। इंडिया की जो रैंकिंग है इस समय कितनी है, लगभग 140 के आसपास है, 140-42 के आसपास है। आप पाकिस्तान को बुरा करते हो तो पाकिस्तान की भी स्थिति इतनी है, 2 रैंक नीचे या ऊपर ही है वो, ठीक है, राइट। इस पूरी दुनिया में जो टॉप 10 मीडिया है, चाहे सूडान की मीडिया हो, नॉर्वे की मीडिया हो, उनके आप देखिए, सवाल कीजिए, उनकी आप रिपोर्टिंग देखिए। वो टॉप 10 क्यों है? कि वो मौजूदा सरकार से सवाल करते हैं, कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, बट वो सरकार से सवाल करते हैं। सरकार से तो सवाल हो ही नहीं सकता ना। हाँ, विपक्ष से क्यों होगा? विपक्ष राहुल गांधी क्या है? जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उससे जब ही तो सवाल होगा। बिल्कुल। तो मीडिया क्या हो चुका है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से भूल चुका है। शुक्रिया अरबाज भाई, आपने हमारे साथ बात की और अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों, अगर वीडियो के कंटेंट में अगर आपको कुछ भी और अपडेट्स चाहिए या ऐसा कुछ हो, तो आप, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो या आप और भी कुछ सवाल करना चाहते हैं अरबाज भाई से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।